हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल आई क्यू रैंकर स्कूल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसमें हम जानेंगे भारत की भौतिक संरचना के बारे में कि भारत में कौन सी संरचना कहाँ से कहाँ तक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय को पूरे डिटेल में, जिसमें हम जानेंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर श्रेणी, इनकी लंबाई क्या है और ये भारत में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं। साथ ही हम इसमें पहाड़ियों और चोटियों के बारे में भी जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको भारत की अन्य देशों से लगने वाली सीमा और उनसे लगने वाले राज्यों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वो क्लास अच्छी लगी होगी। आज भी हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको वाकई बहुत फ़ायदेमंद क्लास है ये। तो चलते हैं, आज जानते हैं भारत की भौतिक संरचना के बारे में। दिसंबर में 6 दिसंबर को जो यूपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही सफिशिएंट है। लेकिन एक मसालेदार बात यह है कि ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले यदि आप मैप अपने साथ लेके बैठें तो बहुत ही शानदार बात होती है। यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड का मैप है तो उसे ज़रूर लेके बैठें। तो देखते हैं आज हम भारत की संरचना के बारे में। देखते हैं, भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन पीसीएस में, यदि आपने पीवाईक्यू लगाए हैं तो उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से वो भाग हैं। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का एरिया, भारत का दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान और द्वीप। तो इन सबको मैं मैपिंग से बताऊंगी। यदि आपने भी मैप निकाल रखा है तो उस पर आप एक बार ड्रॉ करके जरूर देखिए। तो जो भारत का नक्शा है, मान लो ये हमारा भारत है, मेरी थोड़ी इसमें भी भारत का नक्शा ऐसे ही बनेगा। तो हम ड्रॉ करेंगे भारत का नक्शा। तो इसमें सबसे पहले बोला है उत्तरी प्रदेश। तो उत्तरी प्रदेश कौन से होते हैं? हमारे नॉर्थ इंडिया वाले साइड। जो नॉर्थ इंडिया साइड है ये हमारे होते हैं उत्तरी प्रदेश। गंगा हमारा ये वाला हिस्सा गंगा, ये सिंधु, और ये सिंधु नदी, सतलज नदी वाला, सतलज नदी यहाँ से होकर जाती है। तो ये वाला हिस्सा थोड़े हौच-पौच हो गई, इसे दोबारा क्लियर करके बताती हूँ कि ये जो उत्तरी प्रदेश है, ये वाला हिस्सा हो गया हमारा उत्तरी प्रदेश। यहाँ से हमारी सतलुज जाती है, ये गंगा नदी का हिस्सा, यह हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है। प्रायद्वीप भारत तो तुम जानते हो त्रिभुज के आकार का होता है नॉर्थ साउथ साउथ इंडिया में। ये हो गया हमारा प्रायद्वीप पठार का भाग, तटीय भाग यानी ये वाला हिस्सा, ये तटीय भाग है। और यहाँ पर ही हमारे छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, जैसे इधर लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है, और इधर अंडमान निकोबार इत्यादि द्वीप बने हुए हैं। तो वो वाले हिस्सा, तो भारत को कितने हिस्से भाग में बांटा गया है? 4 भागों में। उत्तरी गंगा, सतलुज गंगा, ब्रह्मपुत्र दूसरा भाग हो गया, प्रायद्वीप पठार वाला तीसरा भाग हो गया, और इसके तट। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी प्रदेश से उत्पत्ति और उसके उत्थान कि इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति 2 महाद्वीपों के आपस में टकराने से हुई थी। जब 2 महाद्वीप आपस में टकराए थे तब हमारे हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। आज यहाँ हिमालय पर्वत स्थित है, वहाँ एक विशाल सागर यानी तथिस सागर था। जहाँ पर आज हमारा हिमालय है वहाँ पे कभी माना जाता है कि यहाँ पर तैथिस सागर था। जब 2 महान महाद्वीप आपस में टकराए तब हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तैथिस सागर के दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था जिसे गोंडवाना भूमि कहा गया। इसके विशेष अवशेष आज दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के रूप में विद्वान है। यानी आपने ये जाना ही होगा, यदि आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो बोलते हैं कि पहले इस टाइप से हमारी इसे गोंडवाना लैंड, हमारा ये हिस्सा कुछ इस टाइप से था जिसमें 2 हिस्से बने हुए थे, जिसमें उत्तरी भाग को लॉरेंसिया बोलते थे, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड, और दक्षिण भाग को बोलते थे गोंडवाना लैंड। तो जब हमारा इसमें प्रक्रिया हुई, टेक्टोनिक प्रक्रिया हुई, तो इसके उत्तरी भाग में, लॉरेंसिया वाले भाग में एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और प्लस छोटे छोटे द्वीप चले गए। और उसके साउथ में, दक्षिणी भाग में, जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप यानी इंडिया का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये तो आता है हमारा लॉरेंसिया वाला पार्ट, और जो इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। बोलते हैं कि ये साउथ अफ्रीका से टूटकर भारत में जुड़ा था। तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ, देखो अब चलते हैं नेक्स्ट। मध्य जीव कल्प के अंत में गोंडवाना भूमि तथा अंगारा भूमि के बीच स्थित टैथिस सागर का
तल प्रदेश भूगर्भ की हलचलों के कारण ऊपर उठने लगा। उठते उठते इसके जल ने गोंडवाना भूमि के कुछ निचले प्रदेशों को आवृत कर दिया। इसी के साथ गोंडवाना महाद्वीप विस्थापन के प्रभाव से टूट गया और उसके स्थान पर हिंद महासागर की सृष्टि हुई। तो आपको समझ में आया होगा कि गोंडवाना लैंड और लॉरेंसिया दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया, जिसमें नॉर्थ इंडिया हमारा लॉरेंसिया का भाग है और साउथ इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके स्थान पर हिंद महासागर की, परंतु तैतीस सागर के तल प्रदेश का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ। विस्थापन के कारण इस वलन के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ निरंतर वलित होती रहती है। यानी आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से लगातार टकरा रही है। तो बोलते हैं ना कि भारत हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। अभी हिमालय अपनी युवावस्था में आया है, यानी अभी तो इसकी जवानी पूरी बाकी है। तैतीस सागर का तल प्रदेश अधिकाधिक ऊंचा उठता गया। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसी पर्वत श्रेणियां बनी जिन्हें हम चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई पाते हैं। इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणियां भी कहते हैं। इसका हिमालय पर्वत एक भाग है। हिमालय की उत्पत्ति टर्शरी काल में हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वो किस टाइम पे हुई थी। तो हुई थी टर्शरी काल में। तो इसे हाईलाइट कर लेना, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमालय की उत्पत्ति किस टाइम पे हुई थी, टर्शरी काल में। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा हर आयोग का पसंदीदा क्वेश्चन है, हिमालय कैसा पर्वत है। तो आयोग का अब तक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला क्वेश्चन कि हिमालय विश्व की कैसा पर्वत है। तो हिमालय एक वलित पर्वतमाला है। कैसी है? वलित पर्वतमाला। ये मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सभी में ये क्वेश्चन तो मोस्टली देखा ही जाता है कि हिमालय कैसी पर्वतमाला है। तो हिमालय कैसी है? नवीन वलित पर्वतमाला है। कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय पर्वत श्रृंखला 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। जो हिमालय की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर फैली हुई है। कहाँ से है? कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पे मान लो कश्मीर है और यहाँ से जाती हुई हिमालय की पर्वतमाला और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। तो आपको याद हो गया होगा कि हिमालय एक तो वलित पर्वतमाला है, दूसरा हिमालय की जो लंबाई है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, और तीसरा पॉइंट इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर और पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। तो इसकी चौड़ाई भी समझ गए होगे आप कि पूर्व में इधर साइड इसकी चौड़ाई कम और इधर साइड इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अर्थात तो यहाँ पर तो सिर्फ ये 150 किलोमीटर चौड़ा है और यहाँ पर इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। तो यदि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्योंकि यूपीपीसीएस आयोग वो चटपटे क्वेश्चन करता है, आजकल इसका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ हिमालय की चौड़ाई पूर्व की ओर घटती है या बढ़ती है। तो पूर्व की ओर हिमालय की चौड़ाई घटती है और पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती है। हिमालय की टोटल लंबाई 2500 मीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, 6000 मीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की औसत जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। हिमालय पूर्व की अपेक्षा पश्चिम में अधिक चौड़ा होने के कारण पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना है। दबाव बल अधिक होने के कारण पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। दबाव बल अधिक होने के कारण ही पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो जो हमारे भारत में जितनी भी सारी ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं वो हमारी पूर्वी हिमालय में ही पाई जाती हैं, क्योंकि पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम है जिससे वहाँ पर दबाव बल ज़्यादा होता है और वहाँ की चोटियों की ऊंचाई भी अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, इन 3 भागों में बांटा गया है। हमारे उत्तर पर्वतीय प्रदेश को किन भागों में बांटा गया है? ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल। अर्थात ये हमारी नॉर्थ इंडिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में भी 3 श्रेणियाँ होती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और एक पीर पंजाल, 4 श्रेणियाँ होती हैं। ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा हमारा हिमालय पर्वत और ये हो जाएगा हमारा पूर्ववर्ती हिमालय। ठीक है, इसकी 3 श्रेणियाँ आपको आई होप आपको अच्छे से याद हो गई होंगी।
अब देखते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, इसके दोनों नाम याद रखने हैं। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है जिसका निर्माण हिमालय से पहले ही हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के बनने से पहले हो चुका था। पश्चिम में यह श्रेणी पामीर की गांठ से मिल जाती है तथा इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य से तिब्बत में है। जो ट्रांस हिमालय का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर तिब्बत यानी चीन में है। तिब्बत में स्थित होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह अवसादी चट्टानों से बना होता है। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लेना। इसके हाईलाइट करने वाले पॉइंट कौन से हैं? एक तो ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट है, इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से तिब्बत तक फैला हुआ है। तिब्बत तक फैले होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण हुआ है वो अवसादी चट्टानें होती हैं उनसे हुआ है। और ये टर्सरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय वैद्य हिमालय से सचरजोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। जो ट्रांस हिमालय है वो वृद्ध हिमालय से कौन सी लाइन के द्वारा अलग होता है? सचरजोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। इसकी लंबाई, ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है 965 किलोमीटर है भाग में। और इस हिमालय के भाग में वनस्पतियों का अभाव है क्योंकि यहाँ पर इसकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग यहाँ बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। यहाँ से वही वनस्पति पाई जाती हैं जो बर्फीले एरिया में उग सकती हैं। तो आपने जान लिया होगा ट्रांस हिमालय के बारे में, अच्छे से पता चल गया होगा कि इसके की पॉइंट हम एक बार देख लेते हैं। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट से बना हुआ है। इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इसका विस्तार जम्मू से लेकर तिब्बत तक फैला हुआ है जिसके कारण इसे तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स के द्वारा हुआ है और ये टर्सरी टाइम से लेकर कैम्ब्रियन युग तक चट्टानें पाई जाती हैं इसमें। और इसको ट्रांस हिमालय को वृद्ध हिमालय यानी महान हिमालय से जो अलग करती है वो हिंज लाइन या सचरजोन के द्वारा अलग होता है। और इसकी टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। और यहाँ पर बर्फ़ पड़ने के कारण कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। आई होप कि आपको ट्रांस हिमालय बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उम्मीद है कि ट्रांस हिमालय से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप अच्छे से कराओगे। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ। ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जस्कर श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी कौन सी है? यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत है। जो भारत का सबसे ऊपर यहाँ बनता है ये उत्तरी पर्वत है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है जो पीओके में स्थित है वो गॉडविन ऑस्टिन है। इसे K2 के नाम से जाना जाता है। K2 के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? तो भारत में फैली हुई जितनी भी चोटियाँ हैं, मान लो ये भारत है, भारत का नॉर्थ इंडिया वाला हिस्सा है। यहाँ पे जो सारी चोटियाँ फैली हुई हैं काराकोरम श्रेणी में, इन्हें नाम दिया हुआ है K1, K2, K3, K4। तो उसमें से जो K2 श्रेणी है सबसे ऊंची है, इसलिए इसे भारत की सबसे ऊंची श्रेणी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में सब 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। दूसरी सियाचिन ग्लेशियर भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लद्दाख श्रेणी। यह काराकोरम के दक्षिण में स्थित है, अर्थात ये काराकोरम हो गई, इसे के मान लेते हैं, और ये हो गई लद्दाख। काराकोरम के साउथ में कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग कैलाश श्रेणी, इस भाग को कैलाश श्रेणी अर्थात तिब्बत चीन में, ये कैलाश श्रेणी कहाँ पर है? चीन में। विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विश्व की सबसे ऊंची खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी? राकापोसी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन जस्कर। जस्कर श्रेणी ये लद्दाख के दक्षिण में महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। तो आपने जाना भी कि भारत की 4 श्रेणियाँ हैं, ट्रांस हिमालय या महान हिमालय होगा या लघु हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बीच में काराकोरम, लद्दाख और जस्कर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो काराकोरम सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसमें? K2। और दूसरा पॉइंट इसमें सियाचिन ग्लेशियर भी इसी में स्थित है। अभी हमने पढ़ा फिर लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी में राकापोसी स्थित है जो सबसे खड़ी वाली ढाल की विश्व की पहली चोटी है। अब तीसरा है हमारा जस्कर श्रेणी यानी ये वाली जस्कर श्रेणी। ये महान हिमालय है, ग्रेट हिमालय, इससे नॉर्थ में, और लद्दाख श्रेणी की साउथ में स्थित है। तो देखते हैं ये लद्दाख के दक्षिण में व महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी
घाटी स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लेना। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु घाट नदी बहती है। कौन कौन सी? लद्दाख श्रेणी और जास्कर के बीच में। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड राज्यों में है। इसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्यों में है। नंगा पर्वत इसी श्रेणी में, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, और लद्दाख की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी। इन तीनों ही श्रेणियों में बहुत इंपॉर्टेंट चोटियाँ हैं। तो तीनों के आपको, आई होप आपको याद हुई होंगी, और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय। प्रदेशों के बारे में जानेंगे तो इस वीडियो को हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।